हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 19 महाकवि कालिदास जी को पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है नरपत बाराहट हडवेचा जी ने। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से विद्वानों ने कालिदास को अच्छे कपड़े पहनाकर विद्योत्तमा के सामने लेकर गए शास्त्रार्थ के लिए, और उनसे ये कहा कि वहाँ पर जाकर आप चुप रहना, गूंगे बने रहना। अब इसके बाद क्या होता है, राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। अब पंडितों ने ये बताया कि ये मौन व्रत किए हुए हैं, इसीलिए आपसे ये संकेत के माध्यम से शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसे यह बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि पंडित उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। पंडितों की यह छल भरी बात विद्योत्तमा समझ नहीं सकी और उसने युवक को एक उंगली दिखाते हुए कहा कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसे ऐसा लगा कालिदास को कि ये ऐसा संकेत दे रही है कि ये एक आंख उसकी फोड़ डालेगी। उसने 2 उंगली दिखाते हुए उसकी 2 आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है, जबकि अर्थ वो कुछ और समझा रहे थे। कालिदास जी ये अर्थ समझा रहे थे कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारे दोनों आंख फोड़ डालूंगा। लेकिन पंडितों ने इस संकेत को घुमाकर बताया। उसने ये बताया कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव तो 2 हैं। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत दिया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत दे रही है। कालिदास ने ऐसा समझा। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत दिया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत दिया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही तो सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। अब राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाकर कालिदास को संकेत दिया तो कालिदास को ऐसा लगा कि ये मुंह पे तमाचा मारने का संकेत दे रही है, जबकि वो ऐसा बताना चाहती थी कि 5 तत्व होते हैं। तो उनके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाकर कहा कि अगर आप मुझे तमाचा मारोगी तो मैं आपको घूंसे से मारूंगा। तो पंडितों ने इसको दूसरे तरीके से विद्योत्तमा को बताया कि आपने जैसे बताया 5 उंगली दिखाकर 5 तत्व है, तो मुट्ठी बांधकर ऐसा कह रहे हैं हमारे गुरुजी कि 5 तत्वों के मिलने से, जब ये 5 उंगलियां मिलती हैं तभी तो सृष्टि का निर्माण होता है। 5 तत्व मिलते हैं तभी तो सृष्टि का निर्माण होता है। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकाएक यानी अचानक से एकाएक बोल बैठा, उट्र उट्र। जब उसने ये बोला तब उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसे समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा कि पंडितों ने उसके साथ छल किया, बल्कि विद्वान से नहीं मूर्ख से उसका विवाह करा दिया।
उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से, उपासना यानी पूजा से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। विधा विधा का मतलब होता है शाखा। सभी शाखाओं को सीखकर वे और भी ज़्यादा प्रवीण अर्थात कुशल हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। तब भी द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत के में द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि अर्थात बंद द्वार खोलो, ऐसा कालिदास ने विद्योत्मा से प्रार्थना किया। अंदर से पत्नी विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषः अर्थात वाणी में कुछ विशेष है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई, जो कि रचना उन्होंने खुद की थी। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया कि हाँ, अब सच में यह कालिदास विद्वान होकर लौटे हैं। उन्होंने कड़ी उपासना की। माँ कालिदास का दास होने के कारण इनका नाम कालिदास पड़ा। ये राजनीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, साहित्य में इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करके वो विद्योत्मा के पास चले गए। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता है। उन्हें प्रकृति की बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं। उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। उन्होंने जो भी रचनाएं की, लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक भी होता है, उसके पिता भी होते हैं। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो ये देखकर पता चलता है कि उस समय नारियों का कितना ज़्यादा सम्मान किया जाता था। अब 7 रचनाओं के नाम दिए गए हैं। 7 रचनाओं में किन किन विषयों के ऊपर चर्चा की गई है ये बताया गया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिखाया है कि किस तरीके से छोटी सी छोटी चीज़ों को वो अपनी रचनाओं में दिखाते हैं हमें। जैसे ऋतुसंहार में ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऋतुसंहार ऋतुओं और प्रकृति की सुंदरता को दिखाया गया है इसमें। मालविका अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम। कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। कुमार संभव का काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है।
नेक्स्ट है रघुवंश, एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बड़ी बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में दी गई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक दिए गए। बाकी दोनों नाटक में 5-5 अंक और इसमें 7 अंक। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो अगर हम शॉर्टकट में देखें तो 7 रचनाएं हैं, जिसमें पहला है ऋतु संहार। ऋतु संहार में ऋतुओं तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। सेकंड है मालविका अग्निमित्र। इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। थर्ड है विक्रमोर्वशीयम। यह महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। फोर्थ है कुमार संभव। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन किया गया है। फिफ्थ है मेघदूत। इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण किया गया है। यक्ष जो है, यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। सिक्स्थ है रघुवंश। इसमें राम के वंश का परिचय है। 7वां नंबर है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे अच्छी रचना है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े ही सुंदर तरीके से बताया गया है। तो इसमें साहित्य में, संस्कृत साहित्य में ये हमेशा अमर रहे हैं। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास के बारे में, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।